Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to discuss Class 10th History, Chapter 3, Part 2, and the chapter name is Nationalism in India. Students, in the previous video, we have discussed about the First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement, the idea of Satyagraha, the Rowlatt Act. Now in this video we shall discuss about Jallianwala Bagh massacre, Khilafat movement, differing strand within the movement toward civil disobedience movement. Okay students, let's start the first topic. जलियांवाला बाग मैस्कर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड. First point, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Second, people came to protest against government's repressive measures while some came to attend the annual Baisakhi fair. Third, General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. Fourth, the government responded with brutal repression seeking to humiliate and terrorize people. Fifth and last point, Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam to all sahibs. Okay, students, let's understand this topic. जलियांवाला बाग मैस्कर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड. 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था. उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे. ये जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है. काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे वहाँ पर. यह मैदान चारों तरफ से बंद था. शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है. जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान में बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया. इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी. सैकड़ों लोग मारे गए. बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैल गई पूरे भारत में यानी उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों में उतरने लगे. हड़तालें होने लगी. लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे. सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया. सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी. सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया. लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए. हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया. भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों में तक ही सीमित था. महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है. उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं. पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी. इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी. खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था. मोहम्मद अली और शौकत अली यानी दो भाई थे, इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारियां की संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी. सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द खिलाफत मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वॉज द Jallianwala Bagh massacre and Khilafat movement. In Khilafat movement, the first point, Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns. Second, Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. Third,
but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. Fourth, the First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumors that a horse peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, who was the spiritual head of the Islamic world. Fifth point, the Muslim of the India decided to force Britain to change her Turkish policies. 6. A Khalifa committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Azmal Khan and Harshad Mohani. 7. And the last point of Khilafat movement. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muslim Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Okay, student, Khilafat movement. Before some time we have discussed this topic. Now the next topic is differing strands with the movement. Differing strand with the movement. The first, rebellion in the countryside. From the city, the non-cooperation movement spread to the countryside after the war. The struggle of peasant and tribal were developing in different parts of India. Second, one movement here was war against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. Third, peasant had to do beggar. The peasant movement demanded reduction of revenue and abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. Fourth point, Awadh Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru and others. Within a month, over 300 branches had been set up by the villagers. Fifth point, tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. 6. The colonial government had closed large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. 7. And the last point, Alluri Sitaraman Raju claimed that he had a variety of special power. He asserted that India could be liberated only by the use of force. Okay, students, differing strand within movement. आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं यानी डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट. असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ. इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं यानी इच्छाएं थीं. सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे. हम बात करते हैं शहरों में आंदोलन यानी अर्बन एरिया में किस तरह का मूवमेंट हुए. आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई. हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए. हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए. वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया. मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया. मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते थे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं. इसलिए इस पार्टी ने चुनाव को बहिष्कार किया. आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा. विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया. शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई. 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था. उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी. बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर लिया. जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़ों पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघा का उत्पादन भी बढ़ने लगा. ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा कंट्री साइड में किस तरह रिवेलियंस यानी रिबेल हुआ यानी ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे. शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था. युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों की संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे. अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे. बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे. उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे. किसानों को बेकार करनी पड़ती थी.
पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाएं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी पर बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया था। महीने भर में पूरे इलाके के गांव में संगठन तकरीबन 300 से ज़्यादा शाखाएं बना चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष के इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंट। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंट। Okay, students, the first point, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement in 1922. The second, the movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed properly trained for mass struggle. Third, C.R. Das yani Chittaranjan Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. Fourth, salt was a powerful symbol that could unite the nation. Fifth, Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. 6. Finally, Mahatma Gandhi once again decided to call off movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. 7 point. Participants saw the movement in differing angles such as Patidar of Gujarat and Jats of the Uttar Pradesh. 8th. To organize business interest from the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industries (FICCI). The full form of the FICCI is Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industries. Ninth and the last point, Gandhi called to untouchable that is Harijan, children of God. Okay students, towards civil disobedience यानी सविनय अवज्ञा की ओर। Let's understand this topic. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिषद लोकतांत्रिक संस्थान नहीं है। C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिकल डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगी तो किसान को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। व्हाइट कमीशन यानी साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाने लगा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन
वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस, यानी साइमन कमीशन गो बैक कि नारा से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, the sense of collective belonging. Okay student, now in the next video we shall discuss about this topic. Thank you.